बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनीता सेठी की लिखी कहानी आप से तुम तक। सितंबर खत्म होने को था, लेकिन गर्मी कम नहीं हुई थी। कॉलेज से घर लौटी तो कॉल बेल पर उंगली रखते ही माँ ने दरवाज़ा खोल दिया। शायद ऊपर बालकनी से मुझको आते हुए देख लिया था। आखिर और था कौन घर में जिसकी वो बाट जोहती। घर में बस हम दो ही लोग थे, माँ और मैं। और पापा के बाद हम दोनों दोस्त बन गए थे, अपनी हर बात एक दूसरे से साझा करने वाले पक्के दोस्त। आज कहाँ इतनी देर लगा दी गरिमा? माँ ने किचन में जाते हुए पूछा। मैंने बैग रखकर फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो गई माँ, मैंने पानी का घूंट भरकर कहा। अब से थोड़ी देर हो जाया करेगी। माँ टेबल पर खाना लगा रही थी। लेकिन तुम आराम कब करोगी? अभी 5 बजे ट्यूशन वाले बच्चे आ जाएंगे। क्यों इतना परेशान होती हो बेटा? मैंने प्लेट में खाना डालते हुए कहा। पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है माँ, उसमें थकना कैसा। सचमुच मुझे खुशी मिलती थी पढ़ाने में। और स्टूडेंट्स भी ऐसे जैसे दोस्त हों। जितना मैं उनको सिखाती उतना ही वो मुझको सिखा जाते थे। लंच के बाद अपने स्टूडेंट्स के टेस्ट पेपर्स चेक करने बैठ गई। विशाल के पेपर में आज भी कई सिली मिस्टेक्स थीं। जानती थी कि हमेशा की तरह इस बार भी वो पूरी गंभीरता से सॉरी बोलेगा। कैसा तो संजीदा सा लड़का था जिसकी आंखों में ढेरों सवाल तैरते दिखते। क्लास के वक्त वो मेरे लिए कुर्सी पीछे करता था और खुद बैठने से पहले मेरे बैठने का इंतज़ार करता था। पढ़ाई के बीच उसका मोबाइल कभी नहीं बजता और अटेंडेंस एकदम फुल। उसका पेपर चेक करते हुए मेरी नज़र आखिरी पन्ने के कोने पर पड़ी। मैं चौंक गई। एक दिल बनाकर उसके अंदर M लिखा हुआ था। मैंने पन्ने आगे पीछे पलटे, कहीं और कुछ नहीं था। मुझे झल्लाहट हुई। क्यों आजकल बच्चों को बड़े होने की इतनी जल्दी है? बिना प्यार का मतलब समझे, बिना उसकी गहराई नापे, बस प्यार मोहब्बत के चक्करों में पड़ जाते हैं। विशाल पढ़ने में अच्छा था और बहुत ही समझदार, इसलिए मैंने इस बात के लिए उसको नहीं टोका। पर अगर उसकी पढ़ाई पर इसका असर हुआ तो ज़रूर टोकूंगी, पूछूंगी इस M के बारे में। पर उसने मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, बल्कि उसके ग्रेड्स बेहतर हो रहे थे। मुझे यकीन था कि उसका 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। एक दिन सुबह सुबह विशाल घर आ गया। उसका हुलिया बिल्कुल बदला हुआ था। ढीली टी शर्ट और कार्गो पैंट्स की जगह ब्लैक 3-पीस सूट, मरून बो टाई, चमकते हुए काले जूते, जेल लगाकर सेट किए हुए बाल। मैम, आज मेरे स्कूल की फेयरवेल पार्टी है, आप बताएं कि मैं कैसा लग रहा हूँ? उसने थोड़ा झिझकते हुए मेरी तरफ, फिर माँ की तरफ देखा। माँ मुस्कुराई। विशाल, तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। मैं टेबल पर अपने कुछ नोट्स लिख रही थी। उसने ऊपर से नीचे तक देखा। यू आर लुकिंग वेरी नाइस विशाल। वहाँ M भी होगी क्या? मैंने उसे छेड़ते हुए पूछा तो उसने ना में सर हिला दिया। वो कुछ पल एकटक मुझको देखता रहा और फिर चला गया। 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक थे। बुखार की वजह से मुझे कॉलेज और ट्यूशन क्लास दोनों से छुट्टी लेनी पड़ी। तीसरे दिन विशाल एक छोटा सा फूलों का बुके और कार्ड लिए पहुंच गया। उसे बैठने को कहकर मैंने फूलों की ओर इशारा किया। इसकी क्या ज़रूरत थी? बट थैंक्स, बहुत सुंदर हैं ये फूल। वो चुप रहा। कार्ड पर गुलाबी रंग के फूलों के नीचे सुनहरे शब्दों में लिखा था, गेट वेल सून। मैंने कार्ड को खोला तो देखकर एकदम सन्न रह गई। अंदर लाल स्केच पेन से बड़ा बड़ा लिखा था, आई लव यू गरिमा, आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू। मेरे अंदर गुस्से का एक उबाल सा उठा। मुट्ठियां कसे हुए मैं चुपचाप कुछ देर विशाल को देखती रही। वो भी मुझे देख रहा था। एक शर्माई और झेपी हुई सी मुस्कान उसके होठों पर थी। मैंने कार्ड को उठाकर एक तरफ रख दिया। मन तो कर रहा था कि एक तगड़ी डांट पिला दूं उसे, लेकिन उसका चेहरा देखकर मैंने खुद को रोक लिया।
वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसे यकीन हो कि मैं भी उसे चाहती हूं। एक बारगी मुझे उस पर तरस आ गया। कितनी नादान और नासमझ उम्र थी उसकी, कितना छोटा था वो इन प्यार व्यार की पेचीदगियों में पड़ने के लिए। मैंने कुर्सी आगे खींचकर टेबल पर अपनी हथेलियां टिका दी। एक मुश्किल, बहुत मुश्किल टॉपिक सॉल्व करना था। सब कहते हैं मैं अच्छी टीचर हूं, लेकिन पता नहीं उसको समझा पाऊंगी या नहीं। मैंने सामने रखी कॉफी का बड़ा सा सिप लिया और उसको बैठने का इशारा किया। मुझे पता नहीं विशाल कि मैं तुमसे नाराज हूं या हर्ट हूं, लेकिन शायद मुझे तुमसे बिना कुछ कहे चले जाने को कह देना चाहिए, पर तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो और बहुत ही समझदार, बहुत वेल मैनर्ड। ये जो कुछ भी तुमने कार्ड में लिखा है इसको मैं तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी नासमझी कहूंगी। मैं आगे कुछ कहती इसके पहले उसने मुझे टोक दिया। लेकिन ये बिल्कुल सच है, मैं आपसे। वो कहते कहते रुक गया। उसकी आवाज भर्रा गई थी। ओ गॉड, ये सच नहीं है विशाल, इन्फैचुएशन है, आकर्षण। यू टू यंग, तुम्हें नहीं पता कि प्यार क्या होता है। किसी को प्यार करना एक जिम्मेदारी भी होती है जिसको समझने के लिए अभी तुम्हारा दिमाग उतना मैच्योर नहीं हुआ है। मैंने थोड़ा नरमी से कहा। उसकी उंगलियां टेबल क्लॉथ के फूलों पर घूमते हुए रुक गईं। उसने नजर भर के मुझको देखा और थोड़ा जोर से बोला, प्लीज आप मुझे बच्चा समझकर बात ना करें। मुझे उसकी जिद पर हंसी आ गई। तुम अभी बच्चे नहीं हो तो पूरी तरह बड़े भी नहीं हुए हो। तुम्हारी उम्र में इस तरह की फीलिंग्स होना बहुत नॉर्मल सी बात है। हमें किसी की कुछ बातें अच्छी लगती हैं तो हम इसको प्यार नहीं कह सकते। There's a difference between liking and loving. उसकी आंखें भरी हुई थीं, होंठ भिंचे हुए थे, गर्दन की रगें उभर आई थीं जैसे वो अपने आप से लड़ रहा था। मैंने उठकर एक गिलास पानी लाकर उसके सामने रखा, लेकिन उसने ना में सर हिला दिया। मैंने उसे शांत करने के लिए एक और कोशिश की। ये एक फेज है तुम्हारी लाइफ का विशाल, इसको इतना सीरियसली मत लो। मैं तुम्हारी टीचर हूं इसलिए तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो, दैट्स इट। ये प्यार नहीं है। देखना कुछ साल बाद तुम इस दिन को याद करके हंसोगे। वो चुपचाप सुनता रहा। मैं कुछ देर सोचती रही, कहूं या ना कहूं के बीच मन डगमगा रहा था। ये कब और कैसे हो गया? उसने शायद मेरी पढ़ाने की लगन को कुछ और ही समझ लिया था। उसकी तरफ मेरे झुकाव का गलत मतलब निकाल लिया था। सामने पड़ा कार्ड मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने कार्ड बंद किया और कहा, विशाल मुझे लगता है तुम्हें अब ट्यूशन नहीं आना चाहिए। मैं चाहती हूं तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। वो एकदम उठ के खड़ा हो गया। प्लीज मैम मुझको आने दें, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, प्लीज आई बेग यू। वो हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अब जिद की जगह बच्चों वाली मासूमियत थी। मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था कि एग्जाम के इतने पास मैं उसको आने से मना कर दूं। शायद मैं संभाल लूंगी उसको, शायद वो संभाल लेगा खुद को। मैंने हामी भर दी। अगले कुछ दिनों तक विशाल बिल्कुल चुपचाप रहकर पढ़ता रहा। मैंने भी इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। पहले की तरह उससे सवाल करती रही, समझाती रही, गलतियों पर टोकती रही। मुझे लगा सब ठीक हो गया, लेकिन शायद नहीं। एक दिन पढ़ाते हुए मेरा दुपट्टा सरक कर जमीन पर झूल गया तो विशाल ने उठकर उसे अपने हाथों से बड़े तरतीब से समेटकर मेरी गोद में रख दिया। मैं अनमनी हो गई, बेहद असहज। उसके मन में क्या है ये जानती थी, शायद इसलिए। क्लास खत्म होने के बाद मैंने उसे रोक लिया। विशाल कल से तुम मत आना। उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। कोर्स तो खत्म हो चुका है और तुम्हें अब अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे रखना है, मैंने थोड़ा सख्ती से कहा। वो चुपचाप सर झुकाकर चला गया। उसके अलावा बाकी सारे स्टूडेंट्स रोज क्लास के लिए आ रहे थे। 4 दिन बाद माँ ने पूछ ही लिया, विशाल कुछ दिन से नहीं दिखा गरिमा, कहीं बाहर गया क्या? अनमने मन से मैंने कहा, उसे आने से मना कर दिया मैंने। माँ हैरान हो गई, अरे क्या हुआ? वो तो तेरा फेवरेट स्टूडेंट था ना, फिर मना क्यों कर दिया? मैंने माँ को सब कुछ बताया। माँ मुझे परेशान कर दिया इस लड़के ने। माँ वहीं कुर्सी खींचकर मेरे पास बैठ गई, मेरी कलाई थाम ली। परेशान मत हो बेटा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये उम्र ही ऐसी है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि असल में वो चाहते क्या है।
ना पूरी तरह बच्चे होते हैं और ना ही बड़े। उनको डांट की नहीं, बस थोड़ा गाइडेंस की जरूरत होती है। माँ मेरे सर पर हाथ फेरती रही। अरे उसका वक्ती बुखार है, निकल जाएगा। मुझे याद आ रहा था वो दिन जब मैंने सिल्वर नेल पॉलिश लगाई थी और उसने तारीफ करते हुए कहा था, मैम आपके हाथ बहुत सुंदर हैं। मैंने उसके कॉम्प्लीमेंट पर हंसकर थैंक यू कहा था। तो क्या उसने कुछ और मतलब निकाला मेरे थैंक यू का? क्या मुझे उसी वक्त उसको डांट देना चाहिए था? मन बुरी तरह उलझता रहा और मैं खुद को ही दोषी ठहराती रही। कभी कभी एक अजीब सा डर लग जाता, वो कहीं कुछ कर बैठा तो। ऐसी नादानियां कितनी बार अखबार में पढ़ी हैं। 1 घंटा पहले मैं अपनी किताब लेकर पढ़ने बैठी थी, लेकिन कहाँ, ध्यान तो इधर उधर भटक रहा था। क्या सोच रही हो बेटा? माँ ने आकर पूछा तो मैं चौंक गई। मैंने उनका हाथ पकड़कर वहीं बेड पर बिठा लिया। किताब को बंद करते हुए मैंने कहा, माँ विशाल कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठा लेगा? कई बार ऐसा होता है ना। माँ ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, वो अपनी उम्र के और बच्चों से ज्यादा समझदार है। फिर मेरा परेशान चेहरा देखकर मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर मुझे दिलासा दिया, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? रिजल्ट तो आ चुका है ना, वो अब आगे कॉलेज एडमिशन में बिजी होगा। ना हो तो कल तुम उसके किसी बैचमेट से उसका हालचाल ले लेना। अगले दिन मैंने फ़ोन किया तो पता चला विशाल आगे पढ़ने के लिए कनाडा जा रहा है। थोड़ी तसल्ली हुई कि वो अपने भविष्य को लेकर सीरियस है। माँ को बताया तो वो मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, इस उम्र में प्यार का भूत कुछ दिनों के लिए ही चढ़ता है। देख लेना, कुछ साल बाद अपनी इस बचकानी हरकत पे वो खुद शर्मिंदा होगा। हाँ, कह तो आप ठीक रही हैं, काश ऐसा ही हो, कहते हुए मैंने खुद को तसल्ली दे दी। तेज रफ्तार से भागती जिंदगी कब मौका देती है उन पलों को याद करने का जब हमने सोचा कुछ होता है और हो कुछ और जाता है। महीनों बाद विशाल का हैप्पी दिवाली का मैसेज आया। फिर हर साल न्यू ईयर और मेरे बर्थडे पर भी उसके बधाई के मैसेज आते रहे, लेकिन मैंने कभी जवाब नहीं दिया। मेरा अपना भी करियर बनाने का समय था। मैंने ग्रेजुएशन के बाद एमए और फिर डबल एमए भी कर लिया। माँ मेरा रिश्ता जोड़ना चाहती थी और मैं पैसे। मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली। जिंदगी एक अलग रास्ते पर चल पड़ी थी। नए लोग मिल रहे थे। इन्हीं में से एक नितिन भी था। मेरे ही ऑफिस में काम करता था, हंसमुख और बातूनी। कभी कभी हम कैंटीन में एक साथ कॉफी पीने जाने लगे थे। हमारी बातें अभी दोस्ती तक ही सीमित थीं कि एक दिन उसने मुझे डेट पर चलने के लिए पूछ लिया। उसकी बातें दिलचस्प होती थीं और मैं उसे और जानना भी चाहती थी, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। माँ, आपकी वो फिरोजी साड़ी है ना, वही गुलाबी बॉर्डर वाली, कल मुझे वो पहननी है। ऑफिस से आते ही मैंने फरमाइश बता दी। कपड़े तय करते हुए माँ के हाथ रुक गए। कोई फंक्शन है क्या ऑफिस में? नहीं, लेकिन मुझे किसी के साथ बाहर लंच पे जाना है। मैंने जानबूझकर डेट नहीं बोला। जानती थी कि फिर तो सवालों का लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा। हाँ तो जाओ ना, वैसे भी पूरा टाइम ऑफिस और ट्यूशन में ही बिजी रहती हो। कुछ औरों के साथ घूमना फिरना, हंसना बोलना भी होना चाहिए ना, माँ ने कहा। सच में मुझे कुछ बदलाव की जरूरत थी। शाम को मैं और नितिन एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। मैं अभी मेन्यू देख ही रही थी कि उसने ऑर्डर भी कर दिया। लेकिन मैं चाइनीज नहीं, मेरी बात पूरी होने के पहले ही वो बोल पड़ा, अरे खा लो, अच्छा मिलता है यहाँ। ए सुनो, उसने वेटर को बुलाया और खाना जल्दी लाने के लिए कहा। मैं चुपचाप देख रही थी। वो अपने बारे में कुछ बता रहा था, लेकिन मेरा ध्यान अब उसकी बातों पर नहीं था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उस पहली डेट ने मुझे मायूस कर दिया था। नितिन मुझे छोड़ने घर तक आया। मैं उसे अंदर इनवाइट नहीं करना चाहती थी, लेकिन पूछूं ही नहीं, ये भी गलत था। मैं अभी सोच में ही थी कि नितिन की कार के ठीक सामने एक कार रुकी। मुझे उसे पहचानने में बस एक पल लगा। विशाल, तुम? ओह गॉड, ये तुम हो? थोड़ा बदल गया था वो, लेकिन उसकी आंखें अभी भी वैसी ही हंसती हुई सी थीं। वो टीनेज वाला लंबा पतला चेहरा भर गया था। अल्लड़ उम्र वाली हल्की दाढ़ी, मूंछ की जगह एकदम चमकता क्लीन शेव चेहरा था। झुके हुए कंधे सीधे हो गए थे। हेलो, कैसी हैं आप? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। आई एम गुड, आओ आओ अंदर आओ। मुझे हैरानी हुई उसको एकदम से इतने साल बाद देखकर भी और खुशी भी। चलो मैं चलता हूँ, नितिन ने कहा तो मैं झेंप गई।
ओ सॉरी, लेट मी इंट्रोड्यूस विशाल, ये नितिन है मेरे कॉलीग। नितिन मीट विशाल। मैं एक पल झिझकी, क्या कहूँ, एक्स स्टूडेंट। तभी विशाल ने अपना हाथ नितिन की ओर बढ़ाया और बोला, हाय, आई एम गरिमाज ओल्ड फ्रेंड विशाल। मैं मुस्कुरा दी। नितिन चला गया। विशाल ने अंदर आकर पेस्ट्रीज का बड़ा सा डिब्बा माँ को पकड़ाया और एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स मुझे भी। माँ उसके लिए चाय बनाने किचन में चली गईं। तुम कब आए वापस? मैंने पूछा। उसकी भूरी आंखें मुझ पर टिकी थीं। अभी 2 दिन पहले। फिर थोड़ा हंसकर बोला, 4 साल की इंजीनियरिंग, 2 साल की नौकरी, बस मेरे लिए इतना ही बहुत था। अगले महीने यहाँ जॉब शुरू करूँगा। मैं देख रही थी पिछले 6 सालों ने उसे एक ऑकवर्ड टीनेजर से उसे एक सुलझा हुआ और कॉन्फिडेंट इंसान बना दिया था। आपकी जॉब कैसी चल रही है? उसने सोफे की सीट पर पीठ टिकाकर सीधे बैठते हुए पूछा। तुम्हें मेरी जॉब के बारे में कैसे पता चला? मैंने पूछा। आपके सोशल मीडिया से। उसी निश्चल मुस्कुराहट से उसने जवाब दिया। मुझे हैरानी हुई कि वो मेरे सोशल मीडिया पर नजर रखता है और धड़ल्ले से उसका ऐलान भी कर रहा है। आप अब भी मुझसे नाराज हैं? उसने बहुत धीमी सी आवाज में पूछा। अरे बिल्कुल नहीं, इतने साल हो गए उस मजाक को, मैंने सहजता से कहा। तुम तो बच्चे थे तब। कहते हुए मैं हंस पड़ी। लेकिन अब तो नहीं हूं। उसके हाथ कॉलर के बटन से उलझ रहे थे। हाँ सो तो है, अब तो तुम जेंटलमैन बन गए हो, मैंने उसके लाए गिफ्ट को खोलते हुए कहा। तभी माँ चाय की ट्रे लिए अंदर आ गई और हमारी बातों का सिलसिला टूट गया। देखो, तुम्हारी पसंद की लिलीज बेकरी की पेस्ट्री लेके आया है, उसे सब याद है। उसके जाने के बाद माँ ने डिब्बा खोलते हुए कहा। हाँ, उसे सब याद है, मैंने जैसे अपने आप से कहा। मेरे लिए वो मेरे फेवरेट ऑथर की लेटेस्ट रिलीज्ड बुक लाया था। इतने दिनों बाद उससे मिलकर मुझे खुशी हुई थी, उसकी कामयाबी पर, उसके बात करने के लहजे पर जो पहले से भी निखर गया था, और ये भी कि वो मुझसे मिलने आया था, वरना बहुत कम स्टूडेंट्स इस तरह याद रखते हैं। अगली शाम मैं घर पहुंची तो ताला लगा था। याद आया माँ को आज बाजार जाना था, लेकिन वो तो हमेशा मेरे लौटने तक आ जाती हैं। ये सोचते हुए पर्स से अपनी चाबी निकाल ली। अभी लॉक खोल ही रही थी कि कार के रुकने की आवाज आई। माँ थी विशाल के साथ। मैं तो जल्दी आ जाती, लेकिन ये विशाल मिल गया रास्ते में। बस जिद पकड़ ली कि आज आपको साउथ पॉइंट का डोसा खिला के ही रहूंगा। तुम्हें याद है ना पहले कैसे यही हमको कभी कभी डोसे ला के देता था? माँ ने कपड़ों के पैकेट टेबल पर रखते हुए कहा। विशाल मुझे देखकर मुस्कुराया। आप साथ होती तो और मज़ा आता। वहाँ आपकी फेवरेट फिल्टर कॉफ़ी भी थी। चलो कोई नहीं, कॉफ़ी तुम पे उधार रही, मैंने भी मजाक में कहा। मैं तो क्रेडिट कार्ड का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, तो आप कहें तो इसी इतवार को ये उधार चुकता कर देता हूँ। हाँ, उसने मेरी तरफ बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देखा। ओके ठीक है। मैं अचानक इस आमंत्रण के लिए शायद तैयार नहीं थी। इतवार को वो सचमुच पहुंच गया, ठीक शाम 5 बजे। चलें? दरवाजे से अंदर आते हुए उसने कहा। कहाँ? मैं हैरान रह गई, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा था, लेकिन अब उसे इनकार करना ठीक भी नहीं लग रहा था। मैं जल्दी से कुछ फॉर्मल ड्रेस पहनकर आ गई। कार में बैठते हुए विशाल ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मेरे बैठने के बाद उसे बंद करके फिर अपनी सीट पर बैठ गया। मैं एकदम से 6 साल पहले की ट्यूशन क्लास में पहुंच गई, जब विशाल मेरे लिए कुर्सी पीछे किया करता था। अनजाने ही मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। शायद वो भी मुझे ही देख रहा था, मुस्कुरा रहा था इग्निशन में चाबी लगाते हुए। कॉफ़ी पीते हुए वो कनाडा की, अपने दोस्तों की, अपनी पहली जॉब की बातें करता रहा। कितना कुछ था उसके पास कहने को, जबकि मेरे पास कुछ नहीं। वही जिंदगी, वही पढ़ाई, फिर नौकरी और ट्यूशन। कुछ देर हम खामोश बैठे रहे। फिर उसने सामने रखी कॉफ़ी का घूंट भरा और बोला, मैंने 6 साल पहले आपसे जो बात की थी वो आपको याद है? मैंने ज़रा सा सर हिलाया। मैं दूसरी ओर देखने लगी। मैं आज वही बात दोहराना चाहता हूँ। गर्दन झुकाए अपने कप में चम्मच घुमाते हुए उसने कहा। मैं कांप गई। कुछ वक्त लगा अपने आप को संभालने में। फिर मैंने बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा, विशाल तुम जानते हो ना कि तुम्हारी टीचर होने के नाते मैं अभी भी इस बात पर तुमको डांट सकती हूँ? नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं हूँ, उसने बहुत शांत रहकर जवाब दिया।
उस वक्त तुमने बहुत कुछ कहा था कि कुछ साल बाद मैं उस बात पर हंसूंगा, लेकिन आज 6 साल बीत गए और मुझे आज भी हंसी नहीं आ रही है। पहली बार उसने मुझे तुम कहा था, कुछ अजीब लगा, फिर भी मैंने उसे समझाने की कोशिश की। तुम मेरे स्टूडेंट रहे हो विशाल, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। अब वो सीधा मेरी आंखों में देखकर बात कर रहा था। उस वक्त इस बात से फर्क पड़ सकता था, तब ये बात शायद सही ना होती, लेकिन अब हम दोनों अपनी अपनी जगह दो अडल्ट मैच्योर इंसान हैं जिनको अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला लेने का पूरा हक है। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने मुझे बीच में रोक दिया। मैं समझ गया था कि तुमसे ये बात करने के लिए मुझे एक डिग्री और एक अच्छी जॉब की ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने मेहनत की है और मैं अपने इरादे में और पक्का होकर आया हूं। मेरे गले से बहुत धीमी सी आवाज़ निकली, तुम मुझसे 4 साल छोटे हो विशाल। तो अगर मैं बड़ा होता तो क्या वाकई उम्र से फ़र्क पड़ता है? वाकई? विशाल मुझे एकटक देख रहा था। अब मेरे लिए वहाँ बैठना मुश्किल हो रहा था। उसकी बातें सुनने के बाद मुझे अपने दिल की बात सुनने में भी घबराहट हो रही थी। मैं उठकर चलने लगी तो वो भी झट से खड़ा हो गया। मैं सीरियस हूँ, प्लीज़ बिना किसी बायस के मेरी बात पे गौर करना गरिमा। पहली बार उसके मुंह से अपनी ओर मुखातिब होकर अपना नाम सुना, लेकिन जाने क्यों मुझे गुस्सा नहीं आया। वापसी में पूरे रास्ते में कुछ नहीं बोली, वो भी चुप रहा। शायद वो जानता था कि इस वक्त मैं सिर्फ अपने आप से बातें करना चाहती थी। मुझे घर पहुंचाकर वो चुपचाप चला गया, लेकिन उसकी आंखों में वही उसी दिन वाली सच्चाई और मासूमियत थी जिस दिन मैंने उसे घर आने से मना कर दिया था। इतने साल बाद भी मैं उसके जहन में थी। इस बात को मैं अब बचकाना कहकर टाल नहीं सकती थी। कहते हैं ना कि कोई अगर हमको प्यार करे तो सिर्फ यही वजह काफ़ी होती है उस शख्स को चाहने के लिए। विशाल बदस्तूर घर आता रहा। मैं न मिलूं तो माँ के साथ बैठा बतियाता। कभी उनका हाथ थाम के शरारत से कहता, आंटी आप समझाइए ना अपनी बेटी को। मुझे हंसी आ जाती। धीरे धीरे वो मुझे एक दोस्त जैसा लगने लगा था। उम्र के फासले बेमानी लगने लगे थे। इतवार की एक अलसाई सुबह उठकर मैंने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया तो देखा विशाल का मैसेज था। रविंद्र भवन में सूफी सिंगर्स का लाइव परफॉर्मेंस है, 2 टिकट बुक कर रहा हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जानती हूँ उसकी ज़िद को, आएगा मुझे पिक करने। मैंने आवाज़ लगाई, माँ आपकी वो फिरोज़ी साड़ी, वही गुलाबी बॉर्डर वाली, प्लीज़ उसे निकाल दोगी? मुझे शाम को पहननी है। बस इतनी सी थी ये कहानी।